नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं। 3 चरणों के मतदान अब बाकी है और टोटल 7 चरणों के मतदान के साथ जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्त होगा और 10 मार्च को इसका रिजल्ट आने वाला है। अब ऐसे में 4 चरणों के मतदान समाप्त होते ही अब पूर्वांचल का जो एरिया है वो बच गया है और ऐसे में राजनीतिक दलों के महारथी अब पूर्वांचल के रण में पूरा जोर लगा रहे हैं। और इसमें समाजवादी पार्टी के साथ साथ आपको बता दें कई सारी विपक्षी पार्टी है और इसमें अब इसी क्रम में शिवसेना के सांसद संजय राउत और पार्टी के नेता आदित्य ठाकरे सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज पहुंचे हैं और यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी और हिंदू युवा वाहिनी में अपने करियर की शुरुआत करने वाले राघवेंद्र सिंह भाजपा के विधायक और प्रत्याशी हैं। तो यहीं पर जो है उन्होंने एक जमकर बयानबाजी की। संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने डुमरियागंज में अपने प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए इस दौरान वो भाजपा पर जमकर बरसे और भाजपा के ऊपर लगातार जो है निशाना साधते और टिप्पणी करते नजर आए। संजय राउत ने डुमरियागंज के भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के विवादास्पद बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 10 मार्च को पता चल जाएगा कि किसके शरीर में कितना खून है। गौरतलब है कि पिछले दिन डुमरियागंज सीट पे भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो उन्होंने कहा था जो हिंदू मुझे छोड़कर किसी और को वोट देंगे उसका टेस्ट करवाऊंगा, उनमें हिंदु का खून है या फिर मुसलमान का। गुरुवार को संजय राउत ने कहा कि शिवसेना के राजनीति कभी भी नफरत की नहीं थी। जरूर हमारे हाथों में हिंदुत्व का केसरिया और भगवा है, लेकिन हमारे साथ हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई भी थे। किसके शरीर का खून क्या है यह 10 मार्च को पता चलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आपको 10 मार्च के बाद नहीं दिखेगी। यानी साफ तौर पर उनका ये कहना था कि बीजेपी जो है विभाजन की राजनीति करती है, बीजेपी जो है एक दूसरे को बांटने की राजनीति करती है। लेकिन यहाँ पर ये गौर देने की बात है कि जो संजय राउत आज आकर उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, वही संजय राउत के हालात महाराष्ट्र में कैसे है ये किसी से नहीं छुपा है। जो संजय राउत और आदित्य ठाकरे आज यहाँ पर आकर उत्तर प्रदेश की जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद जो है महाराष्ट्र की जनता उनसे परेशान है। कई सारे जो घोटाले हैं उनके लिस्ट निकलकर सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक इनके जो मंत्री हैं, नेता हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, सब जेल की हवा खाने के लिए तैयार बैठे हैं। सब एक के बाद एक जेल जा रहे हैं। सब क्या जो है लाइन में लगे हुए हैं कि तुमसे पहले कौन जाएगा, मेरे से पहले कौन जाएगा, इसके बाद कौन जाएगा। जेल में जाने की लाइन लगी हुई है। पहले इनके केंद्रीय गृह मंत्री अनिल देशमुख वो जेल की सलाखों के पीछे थे। अब नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो चुकी है। दाऊद इब्राहिम के साथ जो है इनके कनेक्शन बताए जा रहे हैं। संजय राउत के ऊपर जमीन के घोटाले का जो है आरोप लगा हुआ है। इनके ऊपर भी कोविड सेंटर को लेकर घपला करने का जो है आरोप लगा हुआ है। तो इनके ऊपर भी कई सारे मामले केस दर्ज है। अनिल परब जो है परिवहन मंत्री, उनके ऊपर भी कई सारे मामले निकलकर सामने के सांसद है भवना गवली, उनके ऊपर भी पैसे की हेरफेर करने का आरोप लगा हुआ है। तो महाराष्ट्र में कई बार आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भी कितने सारे प्रदर्शन हो रहे थे, प्रोटेस्ट किया जा रहा था, जहां पर उनके वेतन बढ़ाने की बात कही जा रही थी। महाराष्ट्र में भी हालात जो है जनता की काफी खराब है। लेकिन जनता के हालात कुछ भी हो, इनको अपना घोटालेबाजी करना है। एक के बाद एक घोटालेबाजी करने का ये रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। कोई 100 करोड़ का, कोई 200 करोड़ का, कोई 1036 करोड़ का, कोई करोड़ों करोड़ों का जो है इनमें आपस में डील चल रही है कि कौन कितना ज्यादा घोटाला कर सकता है। तो ऐसे घोटालाबाज सरकार की तरफ से आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये घोटालाबाज सरकार है तो दूसरी तरफ अब संजय राउत और आदित्य ठाकरे जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे साथ सब है। यही लोग हैं जो बिहार को और उत्तर प्रदेश की जो जनता है जब महाराष्ट्र में जाते हैं तो बाहरी करके ट्रीट करते हैं, भैया जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर जब उनके साथ शोषण किया जाता है, वहां पर जब उनकी पिटाई की जाती है, वहां पर जब सरियाना उन्हें बेइज्जत किया जाता है, तो यही महाराष्ट्र के नेता है जो चुपचाप बैठते हैं, चुपचाप बैठ के कुछ नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे महाराष्ट्र में उनकी सरकार है। उन्हें लगता है महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये बेहतर है कि उत्तर प्रदेश के लोग बाहरी ही बने रहे और वही उत्तर प्रदेश में आकर उत्तर प्रदेश की जनता को कहते हैं कि हमें वोट डालो, हमारे प्रत्याशी को वोट डालो। क्या सोच कर आते हैं ये उत्तर प्रदेश में? ये भी बहुत बड़ी एक सोचने वाली बात है। उत्तर प्रदेश वालों को अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता जहां इनकी सरकार है और उत्तर प्रदेश में ये सीट हासिल करने के लिए यहाँ पर आकर गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। यही नहीं है, जब बिहार में गए थे बिहार में भी यही हाल था। बिहार के लोगों के साथ भी इसी तरीके का ट्रीटमेंट करते हैं। बिहार के लोगों को भी महाराष्ट्र में गालियां पड़ती है, लात जूते खाने पड़ते हैं, बाहरी के तौर पर ट्रीट करते हैं। तो बिहार में तो इनकी जमानत जब्त हो गई थी। प्रियंका चतुर्वेदी ने रोड शो किया था, उसमें गिन के 10 लोग भी नहीं आए हुए थे। प्रियंका चतुर्वेदी का जो रोड शो था वो भी पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया था और आदित्य ठाकरे भी उसमें मौजूद थे। तो अभी आदित्य ठाकरे जो नया बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बेसिक राजनीति के बारे में पता नहीं। ये वही आदित्य ठाकरे हैं जिन्होंने वंडरलैंड का कंसेप्ट लेकर आए थे जब कोरोना महामारी पीक पर थी और उन्होंने लाइटिंग शो के लिए लोगों से अपील की थी कि जाए लोग और लाइटिंग शो देखे। तो ये आदित्य ठाकरे हैं जिनके ऊपर महाराष्ट्र के भार सौंपने की बात कही जा रही है, ऐसी अटकलें हैं। तो ये आदित्य ठाकरे अभी जो बेसिक राजनीति है उससे भी अभी कोसों दूर
है और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसमें जो है एक सहारा बनाकर, यूं कहिए एक चेहरा बनाकर लाने की कोशिश जो है वो संजय राउत की तरफ से की गई है। अब ऐसे में बता दें कि संजय राउत तो बोल ही रहे थे और इस दौरान आदित्य ठाकरे ने भी भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमें लगा था कि उत्तर प्रदेश में विकास होने वाला है, ये कैसा बहुमत, जैसे कोई राजा को बहुमत दे वैसा बहुमत भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिला, लेकिन जो भी सपने दिखाए गए वो सपने सपने ही रह गए, सपनों का जुल्मा बन गया, सपने खड़े नहीं उतरे। तो ऐसे में आदित्य ठाकरे से ये पूछना चाहिए था कि कोरोना काल में जब यहाँ काम हो रहा था, गरीब मर रहे थे, तो सपने देखने का जो वक्त था, या फिर महाराष्ट्र में जब लोग मर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश की जनता जहां पर वो आ जाके वोट मांग रहे हैं, उत्तर प्रदेश को, जनता को, भूखे जनता को, गरीब जनता को राशन पहुंचाने का काम भाजपा ने किया था। और साथ ही साथ सिर्फ यही नहीं, कई सारे कोरोना काल में जब कितनी मौतें हो रही थी, वैक्सीन के लिए लोगों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने का काम बीजेपी की तरफ से जोरों शोरों से किया गया था। बम्पर वैक्सीनेशन की जो रेटिंग भी देखने के लिए मिली थी। अब ऐसे में कई सारे काम किए गए हैं। हर आप बता दें कि 10 या 20 कदम पे टॉयलेट्स बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया गया है। और ऐसे में ये आते हैं महाराष्ट्र से, जहां पर हालात बहुत ही ज़्यादा बदतर है, जहां पर ये जनता के करने की बात कहते हैं, विकास की बात कहते हैं। हम कहते हैं कि महाराष्ट्र में विकास की बात तो आप छोड़ ही दें, विकास की बात तो छोड़ दें, जो जनता से हड़पा हुआ टैक्स है, 100 करोड़ का टैक्स का घपला ये खुद कर देते हैं। और उसके बाद फिर ये यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर ये कहते हैं उत्तर प्रदेश की जनता का ऐसा है, उत्तर प्रदेश की जनता को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ है तो महाराष्ट्र में ये क्या कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ है तो महाराष्ट्र में भी तो ये विनाश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इतने बड़े बड़े घपले कर रहे हैं ये कि एक के बाद एक बड़े मंत्री और नेता जो है जेल की सलाखों के पीछे जा रहे हैं। एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक बड़े फर्जीवाड़े में इनका नाम निकलकर सामने आ रहा है, एक के बाद एक हेर फेर में इनके जो है सामने आ रहा है, एक के बाद एक बड़ा फर्जीवाड़ा इनका जो है निकलकर सामने आ रहा है, कई सारे घोटालों में इनका नाम निकलकर सामने आ रहा है। तो ये आके उत्तर प्रदेश की जनता से वोट मांग रहे हैं, जिनके खुद के घर में जो है, आप कहते हैं कि वो कहावत आपने सुनी होगी कि उजाले जो दिए होते हैं उसके तले काफी अंधेरा होता है। तो यहाँ पर दिया उजाला हो चाहे ना हो, अंधेरा काफी ज्यादा है। और महाराष्ट्र में हालात कुछ ऐसे है कि यहाँ पर दिया लेकर चलने वाले और यहाँ पर उत्तर प्रदेश को रोशन करने की बात कहने वाले कि खुद के घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, खुद के घर में जो है उजाला नहीं है, लेकिन उसके बाद उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता उन पर भरोसा जताएगी। बिहार में जमानत जब्त हुई थी, उत्तर प्रदेश में भी जमानत जब्त हो जाएगी, ये बात तो अभी समझ में आ रहा है। और जनता जो है अपना समर्थन भी बहुत बढ़िया तरीके से दिखा देती है। बड़ी बड़ी रैलियां होती है लेकिन 10 लोग वहां नहीं जुटते हैं। और उसके बाद संजय राउत और आदित्य ठाकरे जो है उनके इस तरीके से बड़बोलेपन को आप देख सकते हैं कि किस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, किस तरीके की बातें ये कह रहे हैं। बता दें कि संजय राउत ने इस दौरान ये भी कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी आपको 10 मार्च के बाद नहीं दिखेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का उनसे तात्पर्य था बीजेपी, और उन्होंने कहा कि यहाँ से वो हट गई है, समझ लो ये परिवर्तन का माहौल है, तो 2024 में ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली से भी भाग जाएगी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है जनसभा को संबोधित करने के दौरान ये जो बड़ी बड़ी बातें जो है कही जा रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज में योगी सरकार पर जमकर निशाना बोला था और इस दौरान संजय राउत के साथ आदित्य ठाकरे भी मौके पर मौजूद थे और उन्होंने भी भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और सारी टिप्पणियां की। तो ऐसे में आपने पूरा मामला जाना कि किस तरीके की टिप्पणी जो है भाजपा सरकार के खिलाफ की गई। भाजपा सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ा गया, कहा गया कि परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, और ये बदलाव की बात करें जिनकी जमानत बिहार में ऑलरेडी जब्त हो चुकी है। तो ये संजय राउत का कहना है कि बदलाव होगा और आदित्य ठाकरे कहते हैं कि विकास नहीं हुआ। महाराष्ट्र कितने विकासशील अभी है, कितने विकास के ऊपर अग्रसर हो रही है कि एक के बाद एक नेता जेल जा रहे हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी है। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।